नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 113 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इससे पहले 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास पढ़ने के बाद हमारे सामने जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये आएंगे कि किन चरणों से होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरी बात यह आएगी कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले क्या अन्य राजनीतिक संस्थाएं भारत में वर्क कर रही थीं। इसके साथ साथ वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताती है। तो देखिए, दिन था सोमवार और तारीख थी 28 दिसंबर और सन जो चल रहा था वो था 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को मंडे के दिन मुंबई की एक जगह है और वहाँ पर एक ना बहुत बड़ा कॉलेज है और उस कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के सभा भवन में 72 व्यक्ति 72 व्यक्तियों की एक बैठक होती है और यहीं से शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और यही पहला दिन था जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। आगे चलकर इस संस्था ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भारतीय राजनीति में। तो सबसे पहले हमें यह पता चला कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। दिन कौन सा था, सोमवार, और जगह बम्बई, और वहाँ पर कौन सी विश्वविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश का वातावरण कैसा था जिसके परिणाम तक कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखिए, जैसे जैसे भारत में ना ब्रिटिश शासन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों के बीच में ना ब्रिटिश शासन का असली चेहरा आता गया। लोगों के बीच असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, क्योंकि सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, धार्मिक स्तर हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ब्रिटिश ने भारत का शोषण जारी रखा था। तो ऐसे में जो भारत पहले कई भागों में बटा था, विचारधाराओं के मामले में बटा था, देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। ऐसे में जब सभी लोगों के ऊपर एक ब्रिटिश साम्राज्य शासन कर रहा है तो लोगों के अंदर ऐसी भावना आ रही है कि कहीं ना कहीं हम सब एक ही व्यक्ति से पीड़ित हैं और अब वो लोग एकजुट होना चाहते हैं। देश की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही हैं, जैसे कि आपकी किताब कह रही भी है कि जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार होता गया वैसे वैसे आम लोगों के बीच में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। आगे चलकर ये भावना इस वजह से ज़्यादा आगे बढ़ी क्योंकि उन्हें लगता था जो नए शासक हैं इनकी वजह से ही जो ये हमारी अर्थव्यवस्था है ये डामाडोल हो रही है। ऐसे में देश की जनता अपने आप को हीन भावना से महसूस कर रही है। उसका रीज़न ये है कि उच्च पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जा रही है और भारतीयों को निम्न पदों पर रखा जा रहा है। हर जगह भारत की संस्कृति पर हमला हो रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां ब्रिटिश ईसाई मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे और हिंदू और इस्लाम दोनों को ही वो निम्न स्तर पर रख रहे थे। ऐसे में जनता ने छोटे मोटे विद्रोह तो किए, लेकिन ब्रिटिश सेना की मदद से ब्रिटिश सेना ने उन विद्रोहों को दबा दिया। बगावतें तो हुई, लेकिन इन बगावतों का कोई हल नहीं हुआ। ऐसे में ज़रूरत थी एक ऐसे संगठन की जो धीरे धीरे कर कर राजनीतिक सुधार ला सके। तो देश का वातावरण आपको पता चल गया। अब बात ये आती है वो नए नए कौन से व्यक्ति आए जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वो कौन से नए नए नेतागण थे जिन्होंने ये आवश्यकता महसूस करी कि हाँ भाई, हमें एक संस्था की ज़रूरत है जो पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को राजनीतिक रूप से एकजुट कर सके। तो देखो, उसका सबसे बड़ा कारण था 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह ने ये बात तो तय कर दी कि आप हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को नहीं हटा सकते। उसका एक रीज़न ये था क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ये नहीं चाहता था कि ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिले। खास तौर पर जो शिक्षित वर्ग था उसका ये मानना था कि अंग्रेज़ ही डेमोक्रेसी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो बरसों से मुगलों का शासन चल रहा था उसने कहीं ना कहीं देश को बहुत ज़्यादा खोखला कर दिया था। अगर मुगल बहुत अच्छे से शासन कर रहे होते, देश को ताकतवर बना रहे होते, जैसे कि जापान में मेजी शासनकाल के दौरान जापान विकसित हुआ, अगर ऐसा कुछ मुगल शासक हमारे यहाँ कर रहे होते तो शायद ब्रिटिश कभी भी ना हमें गुलाम नहीं बना पाते।
तो ऐसे में जो शिक्षित वर्ग था उसको केवल और केवल ब्रिटिश शासन से ही एक आशा दिखाई दी कि भारत कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल में और इसके साथ ही साथ डेमोक्रेसी के लेवल में आगे जब भी बढ़ सकता है जब ब्रिटिश शासन उन पर क्या करे, नियंत्रण करे। इसलिए इस विद्रोह में ना सभी लोगों ने साथ नहीं दिया। परिणामतः नए नए जो नेता आए, जो शिक्षित भारतीय आए, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक नई संस्था की स्थापना में एक योगदान दिया। जैसे कि हमारी किताब भी कहती है कि 1857 के विद्रोह की असफलता ने ये सिद्ध कर दिया कि विरोध की जो पारंपरिक विधि है, विरोध की जो पुरानी विधि है, वो सक्षम नहीं है। पुराना जो समाज है वो भारतीय समाज का संरक्षक नहीं हो सकता। अंग्रेजी जो शिक्षित मध्य वर्ग ही भविष्य की आशा के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वर्ग के द्वारा चलाया गया आंदोलन का स्वरूप भी पूरी तरीके से अलग था। अब जो आंदोलन हो रहे हैं वो इस हिसाब से हो रहे हैं कि हम अंग्रेजों से संपर्क करें, अंग्रेजों को अपना दोस्त बनाएं और उनके दिल में सुधार करके ये तय करें कि वो भारतीयों के लिए कुछ करें। धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगी कि भारतीय जनता की आशाएं सिर्फ ब्रिटिश द्वारा ही पूरे कर सकती हैं। कुछ समय के लिए लोगों को तो यह विश्वास तक होने लगा कि एक परोपकारी शासक अपना ध्यान अगर उनकी ओर दे तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यानी कि वो ब्रिटिश का हृदय बदलना चाहते हैं, वो ब्रिटिश को अपनी समस्याएं दिखाना चाहते हैं कि यार ये हमारी समस्या है, प्लीज़ सॉल्व करो। तो ये माहौल चल रहा था उस समय देश का। अब कला और साहित्य ने क्या भूमिका निभाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में? तो देखो, पहले के जो माहौल था वो ये था कि हम पत्र पत्रिकाओं में लिखें, किताबों में लिखें और जनता को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके ताकि लोग एकजुट हो सके, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आ सके। तो इसलिए इस टाइम पीरियड पर बड़े पैमाने पर जो है नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया, देशभक्ति के आदर्श गीतों की रचना की गई, कविताओं और नाटकों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, बहुत सारे गीतों को हिंदू मेला के लिए रचा गया। 1867 के कुछ सालों बाद बड़े पैमाने पर बंगाल में नेताओं का एक समूह ऐसा उभरा जिसका उद्देश्य ये हो गया कि वो जगह जगह जाकर लोगों के अंदर देशवाद की भूमिका को बढ़ावा दें, राष्ट्रवाद की भूमिका को बढ़ावा दें। क्योंकि उस समय भारत जो था वो बहुत सारी रियासतों में था, तो जनता कभी भी अपने आप को भारतीय महसूस करती ही नहीं थी। इतना ही नहीं, इन जो बड़े बड़े कला साहित्य बड़े बड़े लेखकों के माध्यम से जो लिखे जा रहे थे, इसमें स्वदेशी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा था कि अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करो, ना कि ब्रिटिश। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर ज़्यादा जोर डाला गया। नुक्कड़ नाटकों और वैसे भी नाटकों के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की गईं। उदाहरण के लिए 1860 के आसपास की बात है, एक बहुत जबरदस्त नाटक आया जिसका नाम था नील दर्पण। ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था नील दर्पण। नील दर्पण की बात करें तो इसमें नील की खेती के माध्यम से किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किया जाता है ये दिखाया गया था। इसके अलावा आप सभी एक नाम जानते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जाए तो उनका सबसे लोकप्रिय कार्य था आनंद मठ की रचना। आनंद मठ एक बहुत ज़बरदस्त उपन्यास था और उसी में से एक गीत था वंदे मातरम, जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। इसी प्रकार से एक और नाम उस समय बहुत इज्जत से लिया जाता है, आदर से लिया जाता है, और वो नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आधुनिक हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर नाटकों, कविताओं और पत्रिकाओं से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले देश का वातावरण ऐसा था कि हर एक बंदा अपने आप को ये महसूस कर रहा था कि अंग्रेजों ने ये हमें दबाया है। हर एक बंदा ये महसूस कर रहा था कि अगर मेरी निम्न स्थिति है तो उसका कारण अंग्रेज है। और इसी वजह से 1857 का महान विद्रोह हुआ, कई सारे लोगों की जान गई। लेकिन इस विद्रोह से हमें यह सीख मिली कि हथियार के दम पर हम ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दोगले जो भारतीय हैं वो अंग्रेजी सेना के साथ ही मिलकर कार्य कर रहे हैं और अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ब्रिटिश के साथ इसलिए भी थे क्योंकि उनको लगता था कि मुगल जो शासन है वो बिल्कुल बकवास सा है और उसने ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश को आने का न्योता दिया है, विदेशी कंपनियों को आने का न्योता दिया है। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों का एक ऐसा वर्ग उभरा जो कि लेखक थे, कवि थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर कविताएं लिखी, नाटक लिखे, देशभक्ति के गीत लिखे, और फिर क्या किया, और फिर ये किया कि लोगों के अंदर शिक्षा के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रचार प्रसार किया। नाटकों में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को दिखाया गया। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति के लिए जोश पैदा किया गया। अखबार और पत्रिकाओं ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोगों को एकजुट करने में। देखो, कोई संगठन जब तक काम नहीं कर सकता जब तक लोग एकजुट ना हो, लोग उसके प्रति प्रेरित ना हो। अभी तक देश में कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई है, हम उससे पहले की सारी परिस्थितियां पढ़ रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये स्थापना होगी। तो बहुत सारे अखबार, पत्र, पत्रिकाओं ने क्या करा,
औपनिवेशिक शासन की ज्यादतियों और असमानताओं के विरोध में लिखना शुरू कर दिया। कुछ जाने माने अंग्रेजी भाषा के अखबार थे इस समय, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट और सोम प्रकाश, जिनका प्रकाशन कलकत्ता में होता था। इसी प्रकार से हिंदू प्रकाश और नेटिव ओपिनियन मुंबई से, और हिंदू का प्रकाशन मद्रास से होता था। यानी कि हर प्रेसिडेंसी से एक अलग अखबार था, और हर अखबार का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन की वास्तविक चरित्र को दिखाना था। इसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण अखबार उस समय आते थे, लाइक डैट हिंदुस्तान हो गया, भारत मित्रा हो गया, जगत मित्रा हो गया। उर्दू भाषा में भी कुछ अखबार थे, जहां नुमा और खुशदिल। तो इस समय जो ये अखबार पत्र पत्रिकाएं थे, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रहे थे, लोगों के अंदर यूनिटी ला रहे थे, क्योंकि विदाउट यूनिटी हम क्या है, किसी भी संगठन की स्थापना नहीं कर सकते थे। तो अब तक जो आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किन बातों को उन दिनों को राजनीतिक सच कहा गया, यानी कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से क्या चीज़ें थी जो उन दिनों का जो राजनीतिक सच थी। तो अब तक जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो आप यहाँ पर बताओगे। अब हम बात कर रहे हैं क्या कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कुछ राजनीतिक संस्थाएं थीं, अगर थीं तो कौन सी थी और वो किस प्रकार से वर्क कर रही थी। तो देखो, भारत में स्थापित होने वाली संस्थाओं में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली संस्था नहीं थी। उससे ही पहले भारत में ना बहुत सारी संस्थाएं थी, लेकिन वो ना उतनी बड़े लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी जितने बड़े लेवल पर आईएनसी ने काम किया। भारत में संगठित रूप से जो राजनीतिक गतिविधियां थी, इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 1837 में। 1837 की बात है जब एक संस्था की स्थापना की जाती है, और उस संस्था का नाम होता है लैंड होल्डर्स। ये संस्था बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की थी, और इनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जमींदार वर्ग की रक्षा करें। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्थाओं में बदलाव किया, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, उन्होंने नए नए कानून बनाए, और इन कानूनों से जमींदारों को ये डर था कि यार मेरे अधिकार जा रहे हैं। ऐसे में जमींदारों ने अपनी एक संस्था बनाई, और इस संस्था का नाम क्या था, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लैंड होल्डर्स, ज़मीन के मालिक। और ये संस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किसकी थी, जमींदारों की थी। इसका उद्देश्य क्या था, वर्ग के हितों की रक्षा करना। आगे चलकर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम की एक और संस्था बनती है, लेकिन इसके उद्देश्य थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये जनता के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यानी कि लैंड होल्डर्स जो संस्था है वो सिर्फ और सिर्फ धनी लोगों की लीडरशिप कर रही है, जबकि बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है ये साधारण जनता से रिलेटेड भी वर्क कर रही है। आगे चलकर 1851 की बात है, दोनों ही संस्थाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक नई संस्था का नाम रखती हैं ब्रिटिश इंडिया, एक नई ब्रिटिश इंडिया संस्था। इस समय जो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, इसका अधिकार भी नया हो गया था, और लंदन के संस्थाओं से ये संपर्क करना चाहती थी ताकि भारत की समस्याओं को अंग्रेज़ों को पहुंचाया जा सके। क्योंकि उन लोगों को ये मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही है ना, ये भ्रष्टाचार वाला शासन कर रही है, जबकि शायद अंग्रेज ऐसा शासन नहीं चाहते। तो अगर हम ब्रिटेन में जाकर ही ब्रिटिश को ये बताएं कि आपकी कंपनी ऐसे ऐसे हमसे अत्याचार कर रही है, तो मे बी वो हमारे लिए कुछ कर सकें, ऐसा इन संस्थाओं को मानना था। आगे चलकर बम्बई एसोसिएशन, यानी कि हर प्रेसिडेंसी में, चाहे हम मुंबई की बात करें चाहे मद्रास की बात करें, छोटी छोटी संस्थाओं की स्थापना शुरू होने लगी। जैसे कि बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ऐसी स्थापनाएं 1852 के दशक में 1852 के सन में हुई। हालांकि ज़्यादातर संस्थाओं में धनी लोगों का ही दबदबा था, गरीब और मध्यम वर्ग इन संस्थाओं में नहीं था। आगे चलकर तीनों प्रेसिडेंसियों में जो अलग जो संस्थाएं बनी, इन सब ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इन्होंने सबसे पहले लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। हर एक बंदा ये चाहता था कि ना भारतीयों को भी जो व्यवस्थापिका है उस समय, जो उस समय का सिस्टम है, उसमें जगह मिले, क्योंकि सारे के सारे उच्च पदों पर ब्रिटिश थे। तो इस समय की जितनी भी संस्थाएं बन रही थी, इन संस्थाओं की बस इस चीज़ में ये थी कि सरकार हमारे भी उद्योगों को सहायता दे, क्योंकि भारतीय उद्योगों का पूरी तरीके से पतन हो चुका था, और ब्रिटिश उद्योग भारत की मार्केट में पूरी तरीके से छा चुके थे। जो भारतीय व्यापारियों का नुकसान हो रहा था, जो भारतीय ज़मींदारों का नुकसान हो रहा था, उसी की भरपाई के लिए बस ये संस्थाएं उस समय वर्क करना चाहती हैं। 1860 और 70 के दशक में देखोगे तो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाएं बहुत तेज गति से फैलेंगी। इस दौरान देश के अलग अलग भागों में बहुत सारी छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो जाएंगी, और जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा, भैया प्रशासन में हमें सुधार चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि जनता जब तक अवेयर नहीं होगी, शासक आपका शोषण करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कार्य था वो हुआ पुणे में। पुणे में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, और इस सभा में उस समय के बड़े टॉप लेवल के नाम थे, जैसे कि एम जी रानाडे, जी पी जोशी,
एच चिप लुंकर और उनके सहयोगियों ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये लाइन ना कई बार पीसीएस जैसे एग्जामों में, यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि पूना सार्वजनिक सभा का संबंध निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों में से था। तो आपके सामने कितने नाम आ गए हैं? एमजी रानाडे, जीपी जोशी, एस चिप लुंकर और उनके जो सहयोगी थे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस संस्था ने आगे चलकर 1878 की बात है एक मैगजीन निकाली ताकि लोगों के अंदर पॉलिटिक्स के प्रति अवेयरनेस लाई जा सके। क्योंकि देखो, जनता ये सोच चुकी थी अब कि ब्रिटिश से हम ना कभी भी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। और जनता जब निराश होती है तो जनता में से कुछ वर्ग आते हैं जो जनता को वापस से क्या करते हैं, उस निराशा से निकालते हैं। अब जो ये पूना सार्वजनिक सभा थी, इसने क्या करा, इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करना शुरू कर दिया। और इसमें कुछ भारतीय छात्र भी जुड़ गए, जैसे फिरोज शाह मेहता, बहद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष। और इन सब ने एक नई संस्था की स्थापना करी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन का काम क्या था कि इंग्लैंड में जाकर भारतीय के हितों के क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। 1837 में जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनी थी, तो उसके बाद के जो 50 साल थे उसमें बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनी। हालांकि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी उसकी कोई भी उपलब्धियां नहीं थी। ठीक है भाई। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रति भी धीरे धीरे लोग उदासीन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ये एसोसिएशन थी, इसमें ये कहा गया कि भैया अगर आपको मेरे ही संस्था की सदस्यता लेनी है तो 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। अब कोई बंदा 50 रुपये शुल्क किसी संस्था में जुड़ने के लिए क्यों देगा, वो भी उस टाइम पर? तो पता है क्या हुआ, तो ये जितनी भी संस्थाएं थी ये इस वजह से नहीं चल पा रही थी क्योंकि इनकी सदस्यता बहुत ज़्यादा थी। इसलिए सिर्फ धनी वर्ग ही यहाँ पर गए और बिना देखो गरीबों की मदद के आप ना कभी भी संस्था नहीं चला सकते। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो वंचनाओं का शिकार होता है। और फिर आप काम किसके लिए कर रहे हो? धनी तो अपने आप सब कुछ लपेट ही लेगा, आपको काम तो निर्धनों के लिए ही करना पड़ेगा ना। तो ये संस्थाएं इसलिए नहीं काम कर पाई, चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो, क्योंकि लोग इनके प्रति आकर्षित नहीं हुए। इनकी सदस्यता शुल्क बहुत ज़्यादा था, वो 50 रुपये प्रतिवर्ष, जो कि उस टाइम पर बहुत ही बड़ी बात थी। आगे चलकर जब 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, तो ये लोग पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारी मेंबरशिप आप लोगे तो ओनली 5 रुपीज़। तो इसी वजह से ना शीघ्रता से जो इंडियन एसोसिएशन थी वो 5 रुपये एक साल के कोई भी दे सकता था। तो इसलिए शिक्षित वर्गों के बीच में जो इंडियन एसोसिएशन थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और बहुत सारे लोग इंडियन एसोसिएशन में आ गए। आगे चलकर इसमें बहुत बड़े बड़े नौजवान आए, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश शासन ने क्या करा, भारतीय सिविल सेना से निकाल दिया गया और इसीलिए वो इंडियन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए। तो अब तक की बात इतनी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ, लेकिन ये संस्थाएं अखिल भारतीय स्तर पर काम नहीं कर पाई। उसके बहुत सारे कारण थे। ये धनी वर्ग की संस्थाएं थी ज़्यादातर। इनका जो प्रचार प्रसार था ये कुछ ही जगह था। इनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश संस्थाओं में बस सुधार लाया जाए और अपने अधिकारों की बात की जाए, जिसकी वजह से जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी ओर आकर्षित नहीं हो पाया। चाहे वो लैंड होल्डर संस्था हो, चाहे बंगाल की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो, चाहे आगे चलकर न्यू इंडिया सोसाइटी हो, और चाहे आगे चलकर बंगाल में या अन्य प्रेसिडेंसियों में जिन जिन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब जब ये छोटी छोटी संस्थाएं बन रही हैं तो क्या ब्रिटिश शासन कुछ नहीं कर रहा होगा? जब ये छोटी छोटी संस्थाएं डिमांड कर रही होंगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रही होगी, तो क्या ब्रिटिश संस्था चुपचाप बैठी होगी? तो यहाँ पर हमें यही बताया जाएगा कि ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या थी। अगर भारतीय लोग एक्शन कर रहे हैं तो ब्रिटिश का भी तो रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन क्या था? तो जो शिक्षित भारतीय ये सारी गतिविधियां कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार भी उस ओर ध्यान दे रही थी। अंग्रेजों को भी लग गया था कि अगर लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई तो बहुत ही जल्दी हमारे खिलाफ विद्रोह होने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 1857 में विद्रोह हो चुका है। तो 1857 के विद्रोह में बहुत सारे ब्रिटिशर्स की जान गई है और अंग्रेज इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। वो इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि कहीं एक बार फिर से लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी तो वो एक बार फिर से क्या कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। ऐसे में उस विद्रोह को अभी से ही दबा देना चाहिए। और यही काम करेगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन भारतीय एक वायसराय था और इसने खुले रूप से भारत के लिए विरोधी नीतियां अपनानी शुरू कर दी। उसने जितने भी ये एसोसिएशन और ये संस्थाएं बन रही थी इनको दबाने के लिए कार्य किया। लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये माना जाता है इसने ना बड़े पैमाने पर हवा दी, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने पता है क्या क्या कार्य करे लॉर्ड लिटन ने? लॉर्ड लिटन ने सबसे पहली बात क्या करा, भारत में राजस्व बढ़ा दिया, भारत में टैक्स बढ़ा दिया
और उस टैक्स के आधार पर अफगानिस्तान में एक खर्चीला अभियान भेजा। यानी कि अफगानिस्तान में इसने एक क्या करा, अभियान चलाया लॉर्ड लिटन ने, और वो किसके खर्चे पर चलाया, भारतीय पैसों से। इतना ही नहीं, उसने ब्रिटिश कपड़े उद्योग के लाभ के लिए सूती कपड़े पर आयात से कर हटा लिए। यानी कि जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट पे टैक्स लगता था, वो हटा लिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन का जो सूती कपड़ा था वो भारतीय बाजारों में सस्ता बिकने लगा, और जो भारत का जो स्वदेशी खादी थी वो महंगी हो गई। परिणाम तो जो भारत के उद्योग थे वो क्या हो गए, नष्ट होने लगे, और ब्रिटेन के जो उद्योग थे वो बढ़ने लगे। लॉर्ड लिटन ने एक काम और करा, भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, उसने पता है क्या करा, जितने भी लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर हो रहे थे, जो जागृत भारतीय थे, उनके खिलाफ उसने अपनी नाखुशी जाहिर करी। इस उसने ही नहीं, उसने पता है क्या करा, शाही राजकुमारों और जमींदार जो कि ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, उनको आगे बढ़ावा दिया। उसने वो पता है क्या करता था, लॉर्ड लिटन शिक्षित भारतीयों से घृणा करता था, नफरत करता था। इतना ही नहीं, उसने पता है क्या करा, उसने कहा भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए, तो पहले उम्र थी 21 साल, उसे घटाकर इसने 19 साल कर दी। ऐसे में भारतीयों में ना विरोध की भावना फूट गई कि यार ये तो हमें ना पता है क्या है, हमें कभी भी इंडियन सिविल सर्विस में आने नहीं देंगे। दूसरी बात ये थी कि जो ये परीक्षा होती थी उस समय ब्रिटेन होती थी, तो हर एक बंदा ना वहाँ जाके इंग्लैंड जाकर परीक्षा नहीं दे सकता था। तो परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी, इसलिए भारतीयों के लिए इस परीक्षा में शामिल होना बहुत ही कष्टपूर्ण था। और उम्र की सीमा घटाने से क्या हुआ, ये हुआ कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी। और इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने इन मुद्दों को उठाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विभिन्न भागों का दौरा किया और लोगों को ये बताया कि देखिए ये लॉर्ड लिटन की गतिविधियाँ कैसी हैं, और हमें एकजुट होना होगा, बिना हमारे एकजुट हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हुआ, इसी दौरान लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पर एक और एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो भारत के अखबार थे, हिंदी भाषा के अखबार थे, जो बंगाली भाषा के अखबार थे, उनके ऊपर रातों रात प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो ब्रिटिश के खिलाफ खबर नहीं लिख सकते। इतना ही नहीं, आर्म्स एक्ट लागू होने से क्या हुआ कि भारतीय लोगों को शस्त्र रखने का जो लाइसेंस था उसके लिए शुल्क अदा करने की बात की गई। अगर शस्त्र रखने हैं तो उन्हें शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो आर्म्स एक्ट का माध्यम ये था कि भारतीय लोगों के जो शस्त्र हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, उनके पास हथियार ना हो, ताकि वो कोई बड़ा विरोध ना कर पाएं। इसके साथ साथ अखबार पत्र पत्रिकाओं पर सेंसरशिप इसलिए लगा दी गई ताकि लोग अवेयरनेस ना हो पाएं, केवल केवल अंग्रेजी भाषा में जो अखबार छप सकते हैं वही छपेंगे। उसका रीज़न ये था क्योंकि भारत का जो बहुत बड़ा वर्ग था वो अंग्रेजी भाषा जानता ही नहीं था। तो लॉर्ड लिटन का क्या क्या योगदान था, तो लॉर्ड लिटन ने भारतीय विरोधी प्रतिक्रिया करी। पहली बात, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, भारतीय राजस्व पर अफगानिस्तान में उसने एक अभियान भेजा, ब्रिटिश उद्योगों के जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे हटा दिया, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, उसने क्या करा, शिक्षित भारतीयों के अभिलाषों से घृणा करता था, उसने सिविल सेवा की जो उम्र थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। छठा पॉइंट ये हुआ कि उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, और सातवां पॉइंट उसने आर्म्स एक्ट लागू किया, जिसका जो उद्देश्य था वो अखबारों पर क्या था, रोक लगाना था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। अब जो ये लॉर्ड रिपन था ये थोड़ा सा ठीक ठाक वायसराय था, जिसकी सहानुभूति भारतीयों के प्रति थी। तो लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड लिटन के हटने के बाद लॉर्ड रिपन भारत में आए, और इसकी नीति बिल्कुल भी लॉर्ड लिटन से मेलजोल नहीं खाती थी। इसकी नीति बिल्कुल अलग थी। इसका मानना ये था कि जो शिक्षित भारतीय हैं और जो वो उनकी शिक्षा है उसका आदर किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त भी करना चाहिए। उसका ये मानना था कि जो भारत में शिक्षित वर्ग है, भारत के जो एजुकेटेड लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लाएंगे। उसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ना पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने, लॉर्ड रिपन ने। इसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियंस थे, एंग्लो इंडियंस उन लोगों को कहा जाता है जो भारत में रह रहे अंग्रेज व्यक्ति थे, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एंग्लो इंडियंस। तो एंग्लो इंडियंस ना रिपन की नीति से रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। बताऊं क्यों, क्योंकि लॉर्ड लिटन तो अच्छे कार्य कर रहा था, अंग्रेजों को बढ़ावा दे रहा था, और जो लॉर्ड रिपन था ये भारतीयों के लिए वर्क कर रहा था। ये कहीं ना कहीं जो भारत के शिक्षित वर्ग थे उनके लिए काम कर रहा था। तो अंग्रेजों के जो शिक्षित वर्ग थे उनके मन में पता क्या आया, उनको ये मन में आया कि अगर भारतीय लोग पढ़ लिख जाएंगे ना मेरे भाई, तो ये ना हमारी सारी की सारी नौकरी पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और ऐसे में हम लोग फिर क्या करेंगे। इसलिए जो ये लोग थे रुष्ट हो गए और इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो लॉर्ड रिपन बिल लेकर आया था, जो कानून लेकर आया था, उस बिल को इल्बिट बिल कहते हैं, और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। ऐसे में लॉर्ड रिपन जो सुधार करना चाहता था वो बेचारा सुधार कर नहीं पाया। उसका रीज़न ये था क्योंकि यूरोपीय लोग सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहते थे। लॉर्ड रिपन ने यह तक कह दिया था कि अब ना जो जज हैं वो भारतीय भी होंगे और यूरोपीय के मुकदमे भी सुन सकेंगे। इससे पहले पता भारत में क्या होता था कि सारे सारे जो मुकदमे होते थे वो सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। लेकिन लॉर्ड रिपन ये कह रहा है कि अपना भारतीय जजों की भी नियुक्ति हो सकती है, और अगर यूरोपीय लोगों ने कुछ गलत गतिविधियां करी तो उनके केस भी कौन सुनेगा, भारतीय जज सुन सकते हैं। ऐसे में ना अंग्रेजों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ब्रिटिश लोग
ब्रिटिश का मुकदमा सुनते थे तो वो उन्हें ऐसी बाइज्जत बरी कर देते थे, लेकिन अगर भारतीय लोग सुनेंगे तो शायद उनको सजा भी दे सकते हैं। इसलिए बड़े मतभेद होने लगे। उसने प्रेस वगैरह से जो सेंसरशिप थी वो भी हटा दी। किसने? लॉर्ड रिपन ने, जिससे ये पता चलता है वो एक उदारवादी ख्यालों का बंदा था। लेकिन मुद्दा जब तक नहीं हो सकता था जब तक सारे लोग साथ ना दे सकते। इसलिए लॉर्ड रिपन ना अपने कार्यों को पूरी तरीके से नहीं कर पाया। 1880 के दशक की बात है। 1880 के दशक में बड़े बड़े जितने भी शिक्षित वर्ग थे उनके बीच में एक मुद्दा बन गया था कि बिना हमारे एकजुट हुए ना कुछ हो नहीं सकता। और ऐसे में 1883 में इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था की स्थापना होती है और जिसमें 10,000 लोग भाग लेते हैं। ये पहली बार एक सभा थी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अब इन लोगों ने कहा देखो भैया इस सभा को चलाना है तो एक फंड रखते हैं और इस फंड में जिसका जितना मर्जी हो उतना योगदान दें। अब भैया सब लोगों ने इसमें जुड़ाव शुरू कर दिया कि हाँ भाई एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए जो देश के लिए वर्क करे। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी करी और जिसकी वजह से इंडियन जो एसोसिएशन था वो क्या हुआ, सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हुआ। केवल इसमें 20,000 रुपये इकट्ठे कर पाए। 10,000 लोग जुड़े थे लेकिन पैसे कितने इकट्ठे हो पाए? 20,000 ही रुपये। 1883 की बात है, 1883 की बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में हुआ। इंडियन एसोसिएशन ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया और देश के विभिन्न लोगों को जोड़ने की बात की। 28 से 31 दिसंबर यानी कि 3 दिन तक ये सम्मेलन चला। इसे राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले देश में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और क्या देश को एक संस्था की ज़रूरत है। ये लोगों के मन में ये फील आ चुकी है कि हाँ भाई देश को एक संस्था की ज़रूरत है। देश का वातावरण कैसा था, मैगजीन्स और अखबार क्या भूमिका निभा रहे हैं, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की क्या गतिविधियां थी। एक तरीके से ये माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कहीं ना कहीं लॉर्ड जो रिपन है इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो देखो शिक्षित भारतीयों की भूमिका क्या थी। अब देखो इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो शिक्षित भारतीय थे वो चाहते थे एक संस्था की स्थापना हो और कुछ इतिहासकार कहते थे कि जो शिक्षित भारतीय थे वो नहीं चाहते थे कि एक एक संस्था की स्थापना हो क्योंकि वो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे। तो कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि जो शिक्षित मध्य वर्ग था, शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग था, ये ऐसे था कि जो अंग्रेजी भाषा किसने ज्ञान हासिल कर लिया था और इन्होंने ना कानून की शिक्षा ली, पत्रकारिता की शिक्षा ली, सरकारी नौकरियां प्राप्त करी। मुंबई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, हर जगह इन्होंने अपने काम की शुरुआत करी और धीरे धीरे करके जो शिक्षित भारतीय थे वो देश के हर हिस्से में फैल गए। अब जो शिक्षित भारतीय थे इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना थी, लेकिन कुछ वर्ग इनमें से ऐसे थे जो धीरे धीरे करके मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ गए और ये अपने आप को गर्व महसूस करते थे क्या कि भैया हम क्या हैं, हम अंग्रेजों के सरकारी नौकर हैं, हमारी सरकारी नौकरी है। इसके लिए इन लोगों के बीच में ना गर्व की भावना आ गई क्योंकि ये मजदूरों से ऊपर थे और जमींदार के नीचे थे, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग तो जमींदार था और सबसे निम्न वर्ग मजदूर था और इनके बीच के थे। तो इन लोगों को ना अपने अंदर थोड़ा सा फीलिंग अच्छी लगने लगी। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धर्म सुधार के लिए कार्य करना शुरू करा। इतना ही नहीं, औद्योगिकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया दी। इन्होंने भारतीयों के लिए आवाज़ उठाई। यानी कि दो प्रकार के शिक्षित वर्ग के लोग थे। एक ये वो थे जो ब्रिटिश शासन को बढ़ावा दे रहे थे और एक वो थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे। तो अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी पहली बैठक की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी अगर पहली बैठक की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पहली बैठक का जो श्रेय जाता है वो जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी था और रिटायर होने के बाद उसने क्या करा, भारत में रहने का ही फैसला किया। और मैं बता रहा हूँ आपको जो एओ ह्यूम था, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ना अंग्रेजों की सहायता के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। एक्चुअली जो एओ ह्यूम था इसका ना संबंध लॉर्ड रिपन से बहुत अच्छा था, ये उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो ऐसे में लॉर्ड रिपन भी यही चाहता था और एओ ह्यूम भी यही चाहता था कि जो शिक्षित भारतीय हैं, जो उनके राजनीतिक आकांक्षाएं हैं उसे स्वीकार करना चाहिए और उन्हें भी उच्च पदों पर क्या रखना चाहिए, उनकी भूमिका होनी चाहिए। ऐसे में 1884 में लॉर्ड रिपन जब यहाँ से जाता है तो उसके जाने के बाद भी वो करीब 3 महीने वहीं पर ठहरता है और जो भारत की प्रेसिडेंसी है वहाँ से जो शिक्षित भारतीय हैं उनसे वो बातचीत करता है, विचार विमर्श देता है और उन्हें एक आइडिया देता है यार तुम एक संस्था बनाओ और उसके लिए कार्य करो। तो 1885 में यानी कि 1885 में तय किया जाता है कि क्रिसमस के टाइम पीरियड पर जब क्रिसमस की छुट्टियाँ होंगी तो उस दौरान तुम ना एक सम्मेलन बुलाना पुणे में, यानी कि पुणे में एक मीटिंग होगी, ऐसा ह्यूम ने कहा। क्रिसमस का वीक होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, पुणे में ना हैजा फैल गया। अब पुणे में जब हैजा फैल गया तो ये मुद्दा हुआ कि यार देखो अब तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि ये संक्रमित बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इसलिए ना ये हुआ कि अब जो ये मीटिंग होगी ये मुंबई में होगी। यानी कि मुद्दा इतना सा है कि एक बंदा है एओ ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड
अंग्रेज अधिकारी है, लॉर्ड रिपन का दोस्त है, उदारवादी बंदा है। ये चाहता है कि शिक्षित भारतीयों को उनको हक मिल सके, उन्हें न्याय मिल सके। ऐसे में ये उनको अवेयर कर रहा है कि भाई देखो, तुम लोग अपनी एक संस्था बनाओ और ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाओ ताकि तुम लोगों को उनके अधिकार मिल सके। ऐसे में उसने कहा कि क्रिसमस वीक में आप क्या करना, पुणे में एक मीटिंग आयोजित करना और उसमें लोगों को हम अवेयर करेंगे। लेकिन क्या हुआ, पुणे में हैजा फैल गया और फिर मुंबई में ये मीटिंग हुई। और ये मुंबई में कहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और ये मीटिंग कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने, कांग्रेस की पहली मीटिंग के जो अध्यक्ष बने, ये बने WC बनर्जी, जो कि बड़े बड़े भारतीय वरिष्ठों में से एक थे और उस समय के बहुत बड़े कानूनविद थे। तो इस प्रकार से जो पहली बैठक हुई, यहाँ से स्थापना हुई। लेकिन यहाँ से ना दो विवाद आए कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने करी है, तो क्या उसने अपने प्रॉफिट के लिए की है या भारत के प्रॉफिट के लिए की है। इसकी चर्चा हम आगे जल्दी से करने वाले हैं। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हो चुकी है और इसके अध्यक्ष कौन है, WC बनर्जी हैं। तो ये एक भाषण भी देंगे। तो इस भाषण में कांग्रेस का उद्देश्य होगा, क्योंकि जब भी आप कोई संस्था बनाते हो तो अपने जो वॉलंटियर्स हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये भी तो बताओगे कि हमने ये संस्था क्यों बनाई है। तो वो भाषण देते हैं और वो पता क्या कहते हैं कि हमें देश के लोगों के बीच मित्रता और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रजातियों के बीच में जितने भी विद्वेष हैं, जितने भी मतभेद हैं, हमें उन सब मतभेदों को खत्म करना है और देश के लोगों के बीच में यूनिटी लानी है। राष्ट्रीय एकता की जितनी भावनाएं हैं उसे बढ़ावा देना है और जितने भी शिक्षित वर्ग हैं वो अपने अपने मुद्दों पर अपने अपने विचार दर्ज कराएं। जनहित के लिए सभी लोग कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, हम इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इसके बाद जो भाषण दिया वो अंग्रेजों के हितों में दिया। इन्होंने ये कहा कि शिक्षित भारतीय सरकार के प्रति निष्ठावान हैं, शुभचिंतक हैं, हम ब्रिटिश शासन के लिए कार्य करेंगे, लेकिन ब्रिटिश शासन भी हमारे लिए कार्य करे, वो भी हमारे लोगों के लिए क्या करे, हमारे लोगों के लिए वर्क करे। एक्चुअली मुद्दा ये था कि भारतीय नेताओं को इतना तो पता था कि अगर वो खुद की संस्था अपने आप बनाएंगे और डायरेक्ट ब्रिटिश के विरोध में आ जाएंगे तो अंग्रेज पता है क्या करेंगे, इस संस्था को एक कानून बनाकर ख़त्म कर देंगे और इन्हें बड़े पैमाने पर पेल देंगे। इसलिए ना भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, इन्होंने ह्यूम को लीडरशिप दी, क्योंकि अगर एक ब्रिटिश अधिकारी एक संस्था की स्थापना करेगा तो उसका विरोध ब्रिटिश नहीं करेगा। लेकिन अगर भारतीय किसी संस्था की स्थापना करते तो जो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी थे शायद वो उस संस्था को ख़त्म कर देते। इसलिए एओ ह्यूम को क्या करा गया, इसकी सदस्यता दी गई और एओ ह्यूम के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर है, क्योंकि अंग्रेजों को पक्का था कि अगर भारतीय किसी संस्था की स्थापना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 1857 जैसा विद्रोह फिर से कर सकते हैं। और लेकिन एक ब्रिटिश अगर एक संस्था की स्थापना कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। कुल मिलाकर शुरुआत में कांग्रेस का सिर्फ ये सीन था कि वो क्या चाहती थी कि ब्रिटिश शासन तो बना रहे लेकिन उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति भी हो और भारतीय व्यापारियों को भी प्रॉफिट मिल सके। इधर क्या हुआ, शुरुआत में अगर कांग्रेस की बात करें तो कौन कौन लोग थे, तो कांग्रेस में ज़्यादातर वकीलों का बोलबाला था। ये माना जाता है कि पहले अधिवेशन में 72 में से 39 लोग वकील थे और आगे चलकर तो 1/3 लोग इसमें वकालत ही कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, जब भारत की संविधान सभा भी बनेगी आगे चलकर तो उसमें वकीलों का ही दबदबा होगा। इसलिए हमारा संविधान एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो आम जनता नहीं समझ पाती है। इसके अलावा जो पुराने रईस वर्ग थे, जैसे राजा थे, महाराजा थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े धनी व्यापारी थे, वो लोग कांग्रेस में नहीं आए। इसके अलावा किसान और मजदूर भी इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हुए। उसका रीज़न ये था कि इसमें वकीलों का ही दबदबा था। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस एक सभा नहीं बल्कि एक वकीलों की सभा है। हालांकि भारत में गरीबों की चर्चा काफ़ी समय से की जा रही थी। दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने गरीबों के हित के लिए बात की थी, लेकिन फिर भी गरीबों का जो है वो कांग्रेस के प्रति इतना ज़्यादा रवैया ठीक नहीं था, क्योंकि उनका मानना था ये अंग्रेज बंदे ने इसकी स्थापना करी है, वो हमारे लिए क्या करेगा। अब हम बात करें कि कांग्रेस ने क्या क्या कार्रवाइयाँ करी। तो कांग्रेस ने जब पहला अधिवेशन रखा, अपनी पहली मीटिंग रखी, हर बार अब दिसंबर में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को, इसलिए हर साल ना इसकी मीटिंग आयोजित की जाने लगी, जिसे हम कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ इसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हम भारतीय स्थानों का दौरा करेंगे, विभिन्न मसलों की छानबीन करेंगे और हम ये देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े कमीशन हो उसमें भारतीय लोगों को भी लीडरशिप मिल सके। जो विधानसभाएं हैं और जो विधायिका है उसमें भारतीय लोगों की सदस्यता को बढ़ावा दिया जा सके। इंडियन काउंसिल्स में भारतीय लोगों की भूमिका हो और न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों में जो चर्चा होगी उसमें भारतीय लोगों की भी भागीदारी होगी। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत में कांग्रेस वर्क कर रही है। तो शिक्षित भारतीय समाज के किस वर्ग आते थे, तो मध्यम वर्ग से आते थे। प्रथम कांग्रेस द्वारा पारित 4 प्रस्तावों का जिक्र कीजिए। तो ये सब प्रश्न के उत्तर आप देने में सक्षम हैं। देखो, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो लेक्चर भी लेंथी होने वाला है।
5 मिनट का लेक्चर और बचता है। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद। तो कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य कर रही थी। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी थी ताकि जनता के बीच में जो असंतोष उभर रहा है उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाए और हम उसे निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहें। क्योंकि ना जो एओ ह्यूम था ये एक ऐसा अधिकारी था, बहुत ही चालाक अधिकारी था। इसने देखा था कि 1857 को जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के बारे में अंग्रेजों को पता ही नहीं लग पाया। क्यों नहीं पता लग पाया? क्योंकि अचानक से विद्रोह हो गया। लेकिन अगर हम एक संस्था बनाते हैं तो उस संस्था ना पहले डिमांड करेगी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसने सबसे पहले बोला भैया हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो जैसे वो डिमांड करेगी तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि जनता के बीच में डिमांड चल रही है, और जैसे उन्हें पता चल जाएगा तो उसके लिए वर्क करना शुरू कर देंगे। वो उस डिमांड को वहीं दबा देंगे। लेकिन अगर अंग्रेजों को पता ही नहीं चलेगा कि जनता के बीच में क्या चल रहा है तो एक विद्रोह हो सकता है जिसमें एक बहुत बड़ा खर्चा आएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे विद्रोहों से बचने के लिए, एक क्रांति से बचने के लिए कहीं ना कहीं एओ ह्यूम ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना करी। तो कांग्रेस की स्थापना क्या सेफ्टी वॉल्व था? मुद्दा ये उठता है। तो कहीं ना कहीं था, क्योंकि भारतीयों के बीच में पनप रहे असंतोष को जानने के लिए हमें भारतीयों की जरूरत थी जो उनके सीक्रेट्स हमें बता सके। और इसलिए ये ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करवाएगा ताकि जो साधारण जनता के मुद्दे हैं वो कांग्रेस उठाए, और जैसे ब्रिटिशर्स को ये मुद्दे पता चलें वो उन मुद्दों को दबा दें। लेकिन एक वर्ग का ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एओ ह्यूम बहुत अच्छा बंदा था, वो एक उदारवादी बंदा था। वो चाहता था भारतीय लोगों को न्याय मिले, निष्पक्षता से जो है भारतीय लोग आगे बढ़ सके। एओ ह्यूम उदारवादी विचारधारा का बंदा था। वो भारतीय विशिष्ट वर्ग की भूमिकाओं को समझता था। उसका मानना ये था कि भारतीय लोगों को भी शासन में क्या होना चाहिए, योगदान देना चाहिए। तो ऐसे में एओ ह्यूम को लेकर दो विचार सामने आते हैं। पहला विचार ये आता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश के लिए उसने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करा, और दूसरी बात यह है कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, वो एक उदारवादी बंदा था और वो भारतीय लोगों को क्या देना चाहता था, एक तरीके से सम्मान देना चाहता था। तो ऐसे में दो प्रकार के वर्ग आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि अखिल भारतीय संस्था की क्या हमें एक आवश्यकता थी। तो देखो, बिना एक संस्था के कभी भी आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं ला सकते, क्योंकि एक संस्था का काम होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर आए। और बिल्कुल यही हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और आगे चलकर इसके जल्दी जल्दी सम्मेलन किए गए। देश के अनेक भागों में इसकी ब्रांचेस खोली गई। बड़े पैमाने पर अधिवेशन में लोगों को बुलाया जाया गया और धीरे धीरे करके इसकी सदस्यता लगातार बढ़ती गई। हालांकि शुरुआत में लोग इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं थे, क्योंकि वकीलों की सभा माना जाता था। ज़मींदार वर्ग इससे शामिल नहीं हुआ, गरीब किसान इससे शामिल नहीं हुआ, दास मजदूर इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस अवेयरनेस फैलाती जाएगी, बड़े बड़े नाम इसमें जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे लोगों की भी इसमें जो है माहौल बनता जाएगा, लोग भी इसमें जुड़ते जाएंगे। और गांधी जी के आ जाने के बाद कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था बन जाएगी। अगला चैप्टर है नरम दल और गरम दल, जिसमें हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि शुरुआत में कांग्रेस में किन लोगों का दबदबा था और आगे चलकर कांग्रेस में किन लोगों का दबदबा हुआ। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर को एक समराइज़ किया गया है, लाइन टू लाइन पढ़ाने की कोशिश भी की गई है और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो, और अगर आपके पेपर हमारी वीडियो की मदद से कुछ अच्छे जा रहे हों तो द बुक सोसाइटी को डोनेट भी ज़रूर करो, ताकि एक अच्छे स्तर पर हम इस चैनल को ले आ सकें और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।